So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we are going to talk about most important questions of the subject or this topic basically, entrepreneurship and small business management. ये जो subject है मोस्टली ये बीबीए कोर्स के 5th सेमेस्टर में दिखता है और ना सिर्फ बीबीए कोर्स ही एमबीए में भी है, बीकॉम में भी है, कहीं ना कहीं किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है। मोस्टली बीबीए में 5th सेमेस्टर में दिखता है। तो काफी दिनों से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, मेल्स पे आप मुझसे पूछ रहे थे कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप हमें प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दें इसके। तो ये 12 क्वेश्चंस अगर आप करके जानते हैं तो यकीन मानिए 90 प्लस, तो मैं 90 प्लस बोल रहा हूँ, 95 प्लस भी आप ला सकते हो। इट रियली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू गोना राइट, बट डेफिनेटली 90 प्लस स्कोर कर पाओगे अगर आप अच्छी तरीके से इन 12 क्वेश्चंस को तैयार करके जाते हो एग्जाम से पहले। और बिल्कुल मैं ये भी करूंगा कि भाई ये 12 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा विद नोट्स। तो ऐसे फ्यूचर में जरूर मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्द ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें 12 के 12 क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वाले। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वंस अगेन आई एम सेइंग। इसके 12 क्वेश्चंस जो कि आपको स्कोर करवाएंगे 90 प्लस। वी आर गोइंग टू understand these 12 questions in today's lecture, but before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notifications miss ना हो, इसलिए जरूरी है बेल का आइकन आप जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हो सकता है कि मैं 12 क्वेश्चंस का बहुत जल्द जो है कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लेन करके आपके लिए एक वीडियो के फॉर्म में लेके आऊँ। तो बहुत जरूरी है उसके लिए कि बेल का आइकन आप दबा दें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें पर्सनली कनेक्ट करने के लिए। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप जहां पर नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर, तो उसको भी ज्वाइन कर ले। मोर देन 700 पीपल हैव ऑलरेडी जॉइंड। सो लेट्स स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के ये टॉप 12 क्वेश्चंस। वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज वेरी इजी येट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड द क्वेश्चन इज, और बहुत देखो ऐसा नहीं कि भाई ये 12 क्वेश्चंस मैंने हवा में से ले आया, नहीं, काफी रिसर्च की गई और उस रिसर्च के बाद, रिसर्च इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे गए। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हमने देखा तो उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले गए, कंपाइल किए गए, जहां पर देखा गया कि भाई ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड है, मे बी घुमा फिरा के रिपीट हुए हो, बट कहने का मतलब वही था, आंसर होने वाला वही है उसमें। तो वो 12 क्वेश्चंस ये हैं, ये करके जाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं, बार बार वही बात हो गई। एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इजी। कमेंट करना है आपको इस स्टेटमेंट पे कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। मोस्टली 7.5 में पूछा जा सकता है। जरूरी ये भी है कि भाई, जरूरी नहीं है कि भाई 7.5 में पूछ हो सकता है, 15 में पूछ लो, इट रियली डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। तो एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। अब देखो ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सबके लिए अलग अलग होगा। एग्जामिनर यहां पर आपके ओपिनियन को समझना चाहता है कि भाई आप इस स्टेटमेंट के फेवर में हो या आप इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में हो। इफ यू आर इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो भी यहाँ पर लिखा है कि भाई एंटरप्रेन्योर्स हमें पता है कोई जो नया स्टार्टअप करे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, मे बी स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करे, कोई एक नया वेंचर खोले किसी चीज का। सो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोग, उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती है, अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नए बिजनेस वर्ल्ड में एंटर करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। कमेंट, तो कुछ लोग जो इसके फेवर में होंगे वो ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड, दे आर नॉट समवन जो कि विद टाइम आप कुछ कैपेबिलिटीज जो है वो अपने अंदर ले आते हो और एजुकेशन और ट्रेनिंग से आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। जो लोग इसके फेवर में होंगे वो लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो बचपन से ही जिनके अंदर वो क्वालिटीज देखने को मिलेंगी, दे आर बोर्न विद इट, दे हैव सर्टेन क्वालिटीज जो वो इनहेरिट करके आते हैं, मे बी अपने एंसेस्टर्स से, अपनी फैमिली में जो रहे होंगे उनके में भी कोई बिजनेसमैन उनसे, तो बचपन से ही उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होती है और बिजनेस करने वाला उनका माइंड होता है इस तरीके का कि दे आर बोर्न विद इट, दे आर बोर्न विद इट। सो जो लोग इसके फेवर में होंगे वो उस तरीके की बात कहेंगे, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड।
अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है या एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में। जाहिर सी बात है, जब कोई नया बंदा आएगा, एक नया एंटरप्रेन्योर आएगा, एज एन एंटरप्रेन्योर आएगा, एक नया बिजनेस स्टार्टअप करेगा, लेट्स सपोज कोई इंडस्ट्री स्टार्ट की, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट की, कोई वेंचर स्टार्ट किया, कोई स्टार्टअप अपना खोला, तो वहां पर लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट के कहीं ना कहीं रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। सो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में हमारे जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास काम नहीं है करने को, जॉब नहीं है। सो फॉर दोज पीपल डेफिनेटली इट हेल्प्स। सो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट और इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवरऑल विच इज रियली गुड। सो पहला रोल तो यही है, जो एक मेन रोल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खोल देता है। दूसरा कि कहीं ना कहीं जिस एरिया में लेट्स सपोज कोई एंटरप्रेन्योर आया, अब वो अपना बिजनेस खोल रहा है, कोई स्टार्टअप खोल रहा है, तो उसके लिए लेट्स सपोज उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लिया, फैक्ट्री सेटअप की, तो जिस एरिया में वो करेगा उसका डेवलपमेंट होगा। सो उससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है एरिया का, हिंस ब्रॉडर पिक्चर में इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है वो अच्छी हो रही है। ठीक उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस में डील करेगा तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काम करेगा उस बिजनेस में, तो प्रोडक्ट्स वो जब ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एंड हिंस इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द जीडीपी ऑफ द प्रोडक्ट। सो that is also one of the important role of entrepreneur in Indian economy। और इस तरीके के बहुत सारे roles देखने को मिल सकते हैं। So you have to prepare for this question as well। It's a very general, very basic question yet very very important। Third question is importance of motivation in entrepreneurship। मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप में। सो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है मोटिवेशन की entrepreneurship में। We all know that motivation is nothing but it is a driving force। Like let's suppose you are hungry and आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप रेफ्रिजरेटर तक गए, आपने खाना निकाला, या आप किचन तक गए, आपने खाना निकाला, देन आपने खाना खाया। सो ये भी एक मोटिवेशन है, जिसने आपसे काम करवाया। आपको भूख लगी थी तो भूख उस समय मोटिवेशन थी, और जिसने आपसे काम करवाया कि आप जाओ और खाना खाओ। सो इट एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स, इट मेक्स यू एक्ट। सो डेफिनेटली मोटिवेशन है तभी आप कोई चीज़ कर पाओगे, किसी चीज़ में आप सब सस्टेन रह पाओगे, दैट्स ऑल, जब आपके अंदर मोटिवेशन रहेगी। जैसे ही वो मोटिवेशन खत्म, मोटिवेशन कैन गो अप, मोटिवेशन कैन गो डाउन, बट अगर वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है आपके अंदर मोटिवेशन, सो यू कांट बी इन अ पर्टिकुलर वे। दैट इज, अगर आपको लेट्स सपोज आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल आउट ऑफ मोटिवेशन, आउट ऑफ सम पैशन, एंड कई बार ऐसा हुआ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मोटिवेशन बहुत कम चली गई थी, तो उस टाइम पे जो वीडियोस बनाना था वो काफ़ी कम हो गया था, तो फिर से लेकिन वो मोटिवेशन वापस आई। तो इट कैन इट कैन बी समटाइम्स, इट कैन बी लो, समटाइम्स इट कैन बी हाई, बट अगर वो पूरी तरीके से चली गई, सो यू विल नॉट एबल टू वर्क ऑन समथिंग। सो डेफिनेटली मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत एक बहुत इंट्रिग्विंग फैक्टर होता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उस चीज़ में स्टेबल रखने के लिए, और कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना उन्हें आना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क होने चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपके चारों ओर होती हैं। इट्स अप टू यू कि आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हो या नहीं, एंड व्हेन यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज दोस अपॉर्चुनिटीज, you have to take those opportunities and you have to work hard for those opportunities as well। So motivation की importance entrepreneurship के लिए इस तरीके की ही होती है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आउट ऑफ मोटिवेशन उनके अंदर कुछ आइडिया आता है, they want to start something new, they want to start a business, they want to have their own startup for something। So they'll brainstorm about, and out of motivation they have converted that theoretical aspect into the practical world, or that theoretical thing into practicality in the real world। So that's all possible because of that motivation factor only। So ये कुछ इस तरीके की motivation जो है वो काम करती है entrepreneurs के लिए, and I'm not going to dig into that much deep in this particular question, but we'll definitely discuss it जब हम इन सारे questions को discuss करेंगे in some another video। चौथा है डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर। मैनेजर और एंटरप्रेन्योर अपने आप में बिल्कुल अलग लोग हैं।
दोनों की अगर हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वो भी अलग है। मैनेजर कहीं ना कहीं देखी तो वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करता है, एक प्रोग्राम्ड मैनर में काम करता है, जहां पर टॉप मैनेजमेंट से जैसे जैसे उसको ऑर्डर्स मिलते हैं या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, उस तरीके से वो चीज़ों को संभालता है, मैनेज करता है। whereas entrepreneurs they are their own boss, so whatever they are doing in their according to their own intelligence. So a very very important thing is कि भाई जो मैनेजर होते हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कर रहे हैं in accordance with the point of view of the organization as a whole, but entrepreneur वो चीज़ कर रहे हैं फिलहाल in accordance with how they can grow that particular startup or that particular thing and make profit out of it. So ये दोनों चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं which you have to study in this particular question. आप tabular form में इसको तैयार कर सकते हो, but it's an important question, difference between manager and entrepreneur. You must be aware about this. So the next important question is EDP. EDP यानी कि Entrepreneurship Development Program. अब EDP से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। EDP के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, EDP के किस तरीके से सक्सेसफुल है इंडिया में ये पूछा जा सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ईडीपी में इंडिया में वो पूछा जा सकता है। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो सर ईडीपी के बारे में। ईडीपी जिसका फुल फॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसा कि नाम से क्लियर है, एक सिस्टमैटिक वे में एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तैयार किया गया है, जहां पर कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए इंडिया में, किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करवाया जाए इंडिया में, किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए, उनको एस्पायर किया जाए, उनको टीचिंग्स दी जाए, उनको नॉलेज दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाए। ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं प्रोवाइड की जाती हैं एंटरप्रेन्योर्स को। सो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जरिया बन जाता है ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक नेटवर्किंग का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह पर आके सारे लाइक माइंडेड पीपल, जब किसी कंपनी का सीईओ और स्टेक होल्डर्स में भी कंपनीज के, और जो कहीं ना कहीं जो उस चीज से गुजर चुके हैं पास्ट में, जिनको एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योर होने का, वो सारे लोग जब लाइक माइंडेड पीपल आपस में डिस्कशन करते हैं, सो दे comes to some point जिससे कहीं ना कहीं सबका बेनिफिट होता है, एक नेटवर्क क्रिएट होता है, एंड इन बिजनेस नेटवर्किंग इज रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो फॉर दैट ईडीपी इज देयर इन इंडिया, और उसकी सक्सेस भी है, सक्सेस स्टोरीज भी हैं, उसकी फेलियर स्टोरीज भी हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको उन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। Sixth question is what is project identification? Discuss various considerations in project selection. अब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मल्टीनेशनल कंपनीज में होता क्या है, जैसे कंपनीज हो गई, HCL हो गई, TCS हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर ये चीजें होती है कि भाई प्रोजेक्ट्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट होगा और उसमें ये काम होगा। लेट्स सपोज कोई कोड तैयार करना है किसी वेबसाइट के लिए कंपनी को, तो उसके लिए लेट्स सपोज पाइथन या जावा की में भी नीड है, तो वहां पर उसी हिसाब से लोगों को रिक्रूट किया गया, उन बंदों को रिक्रूट किया गया, और फिर उस हिसाब से डिसाइड की गई चीजें कि भाई ये एप्लीकेबिलिटी होगी, इस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन ये है, लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से हम देख रहे हैं, और इसके प्रॉस क्या हो सकते हैं, कॉन्स क्या हो सकते हैं, ये हम देख रहे हैं, कितने वर्किंग आवर्स लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, कितनी ड्यूरेशन लगेगी, कितना बजट होगा इस प्रोजेक्ट को, तो सारी चीजें इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले तो एक नीड देखी जाती है, भाई प्रोजेक्ट की नीड क्या है, उस नीड के हिसाब से तय होता है कि भाई प्रोजेक्ट को लाना बेहतर है या नहीं। सबसे पहले नीड देखेंगे, हम तय करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे द नीड फॉर द प्रोजेक्ट, then only we'll decide for project, and the different aspects of the projects are there once again. So project identification एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं, जो चीजें आपको कंसीडर करनी होती है while selecting the project. So definitely it's a very very basic और easy क्वेश्चन। जब आप पढ़ोगे कोई आर्टिकल इससे रिलेटेड तो आपको क्लियर हो जाएगा, या मैं वीडियो के फॉर्म में आपको जरूर बताऊंगा इन सारे क्वेश्चन के आंसर, तब तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और उसकी वेरियस कंसिडरेशन। देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, नीड देखनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बिफोर सेटिंग अप न्यू यूनिट। एक न्यू यूनिट को सेटअप करने से पहले, एक नए प्रोजेक्ट को सेटअप करने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या नीड है उसके बारे में आपको बताना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। देन द 8th क्वेश्चन, फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ अ प्रोजेक्ट, जो कि 3 मार्क्स में मोस्टली पूछा जाता है, जो छोटा सा क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है।
नाइन्थ क्वेश्चन में देखो स्मॉल स्केल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने एक ही क्वेश्चन में ले लिए हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, एक बार पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स तैयार कर लो, कंटेंट बन जाएगा। 15 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 7.5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर तैयार करके जाना है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा एग्जाम में, एक नहीं 2 भी दिख सकते हैं, ये भी मैं कहूंगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करें, उसका क्या प्रोसीजर है, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड विद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। अगेन ये सारे क्वेश्चंस जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से बन सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। वंस अगेन इट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको भर भर के दिखने वाला है, तो उसको जरूर कर लेना। सो जिस प्रकार से हम सभी लिविंग थिंग्स की एक लाइफ साइकिल होती है, बट यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट किस तरीके की लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, जनरल जो एक लाइफ साइकिल है उसमें 4 फेजेस होते हैं। यू नीड टू कीप दोस पॉइंट्स और कीप दोस फेजेस इन योर माइंड। वो क्या क्या है, सबसे पहला होता है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ में सबसे पहला जो पीरियड होता है, सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है इंट्रोडक्शन फेज। दिस इज अ फेज जब हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं मार्केट में। हमने ऑलरेडी सेगमेंटेशन कर रखी होती है, हमें पता होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, हम उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे होते हैं टू दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑडियंस अकॉर्डिंग टू द सेगमेंटेशन। सो हियर इन दिस फेज वी जस्ट focusing on introducing our product in the market, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं अबाउट अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। अभी क्योंकि लोगों को कुछ भी पता नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट अ प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली इन द इंट्रोडक्शन फेज वी जस्ट इंट्रोड्यूसिंग आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट बिकॉज अभी लोगों को पता नहीं है ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में। सो इस फेज में जनरली लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए कहीं ना कहीं वो बिट हाई होगा इस फेज में, ताकि हम ब्रेक इवन पॉइंट कहीं ना कहीं अचीव कर लें, ताकि कहीं ना कहीं हम जो कॉस्ट हमने इनकर की है, जो लागत हमने लगाई है, एटलीस्ट वो कम से कम टाइम पे हम अचीव कर ले, ब्रेक इवन पॉइंट जो है अचीव कर ले, प्रॉफिट की ओर आगे बढ़े। सो इंट्रोडक्शन फेज में जनरली आपको प्राइस अ बिट हाई देखने को मिलेंगे। दूसरा फेज जो प्रोडक्ट पहुंचता है इंट्रोडक्शन फेज के बाद ग्रोथ फेज में, इस फेज में आते आते लोगों को काफी हद तक प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की बातें जो है वो कहीं ना कहीं बैठ रही होती हैं, अवेयरनेस जो है वो काफी बढ़ रही होती है, वर्ड ऑफ माउथ का खेल बढ़ रहा होता है, तो चल रहा होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि इस फेज में प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा होगा, तो कॉम्पिटिटर भी अपने प्रोडक्ट लाएगा, तो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे इस ग्रोथ पीरियड में। देन वी हैव अ मैच्योरिटी पीरियड। इस पीरियड तक आते आते कहीं ना कहीं जो स्टेबलनेस और इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट अचीव कर लेता है, यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की आदत लग गई होती है, लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, दिमाग में एक प्रोग्राम हो गई होती है चीजें कि भाई दिस मींस दिस प्रोडक्ट। तो ये मैच्योरिटी फेज में देखने को मिलता है। और इस पीरियड तक आते आते जो प्राइसेस हैं वो बिट लो कर दिए जाते हैं, इसलिए भी क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया है, तो इस पीरियड तक आते आते प्राइसेस जो है वो बिट लो हो जाएंगे एज कंपेयर टू द इंट्रोडक्शन पीरियड। हर प्रोडक्ट जरूरी नहीं है डिक्लाइन फेज तक पहुंचे, इट रियली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, द नेचर ऑफ द बिजनेस, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सो मेनी फैक्टर्स डिसाइड्स कि भाई प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन फेज में आएगा नहीं। हर प्रोडक्ट की में डिफरेंट फेजेस देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हर प्रोडक्ट ही इन 4 फेजेस से होके गुजरे। लाइक वी ह्यूमंस वी हैव टू फॉलो पर्टिकुलर फेज, हम ओल्ड एज में आएंगे ही आएंगे। अगर आप ये कहो कि भाई हम बूढ़े नहीं होंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, we are gonna die, we all gonna die, okay? So in product it's just not true कि भाई उसकी डिक्लाइन हो ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मैच्योरिटी फेज देखने को मिलेगा, मैच्योरिटी फेज ही देखने को मिलेगा, डिक्लाइन फेज देखने को नहीं मिलेगा। सो इट्स कॉमन जनरल, बट एक तरीका यही है फेजेस का कि भाई इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो डिक्लाइन में भी कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, कुछ ऐसे एडवांसमेंट आ गई, कुछ इनोवेशन और क्रिएटिविटी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नहीं है जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में आ गई कि भाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कस्टमर ने त्याग दिया और कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट को ऑप्ट कर लिया, तो ये डिक्लाइन देखने को मिला। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिक्लाइन देखने को मिला, तो कंपनी क्या चाहेगी कि भाई प्रोडक्ट को निकाला जाए, तो इन्वेंटरी में जो भी प्रोडक्ट पड़े हैं उनको निकालने के लिए वो क्या करेगी, प्रोडक्ट के प्राइस को और कम कर देगी ताकि लोग खरीद लें। सो डेफिनेटली डिक्लाइन फेज में सारी चीजें देखने को मिलती है। तो एक जनरल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तैयार कर लेना, इसके शॉर्ट नोट्स पूछा जरूर जाता है ये क्वेश्चन। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट डिसीजंस, ये तैयार कर लेना।
रोल क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस का। अच्छा, ब्रेक इवन एनालिसिस को एमई दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, और आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ जाओगे जब आप वो प्लेलिस्ट में तमने में आपको दिख जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से, तो वो वीडियो जरूर देखो, इसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर ब्रेक इवन एनालिसिस का क्या रोल है इन द प्रॉफिट प्लानिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट, ये भी पढ़ लेना। तो पहले हाफ पैरा में यू नीड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस क्वेश्चन, देन एक्सप्लेन अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस। इफ इट इज 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक्सप्लेन ब्रेक इवन एनालिसिस एंड देन एक्सप्लेन अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दीज आर द 12 क्वेश्चन जो आपको करके जाने ही जाने हैं, और यकीन मानिए अगर ये 12 क्वेश्चंस करके जाते हैं तो 90+ आप अचीव करके आएंगे ही आएंगे। और जब करके आएंगे तो मुझे थैंक यू बोलना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। कीप स्टडीइंग, टेक केयर।